वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये बायोलॉजी में लास्ट चैप्टर होता है। क्लास 10th की बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर होता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे जंगल हो गए, नदियां हो गई, झरने हो गए, आखिर इसका मैनेजमेंट हम कैसे करें कि नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान भी कम हो और हमें फ़ायदा भी ज़्यादा हो। तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही डिस्कशन होता है। सो आई वेलकम यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक अपने फ्रेंड्स को ये सेशन शेयर नहीं किया, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए। जो सबसे पहला कंसर्न आता है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर से आता है। ड्रिंकिंग वाटर, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं इरिगेशन वाटर से आता है ना। मतलब सिंचाई का पानी और पीने का पानी, क्योंकि जल ही जीवन है। जैसा कि हिंदी लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर में, यानी इंडियन लिटरेचर में कहा जाता है, जल ही जीवन है। अब ये जो जल ही जीवन है का कॉन्सेप्ट आप देखते हो बच्चों, इस जल ही जीवन में जायज़ सी बात है कि हमारा जो कंट्री है वो रिवर्स का कंट्री है। हमारे यहाँ नदियाँ ही नदियाँ, नदियों का देश कहा जाता है ना। हमारे यहाँ इतने रिवर्स है कि कंट्री को नदियों का देश कहा जाता है, द कंट्री ऑफ रिवर्स। तो अब यहाँ पे जो पॉल्यूशन एक वर्ड आता है, पॉल्यूशन मतलब क्या? पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि नॉर्मल जो गंगा रिवर की वाटर की फिजियोलॉजी है उसमें इतना चेंज कर देना कि उसकी वजह से जो गंगा रिवर का वाटर पीने लायक था या इरिगेशन करने लायक था या किसी और लायक था, उसकी क्वालिटी चेंज हो गई। अब ना वो पीने लायक है ना इरिगेशन करने लायक है। अगर ऐसा कुछ चेंज कर दिया जाए तो उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। जायज सी बात है। ये नदी जो गंगा है ये होलीएस्ट रिवर है, सबसे पवित्र नदी है। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम इस होलीएस्ट रिवर को क्या करते हैं, पल्यूट कर देते हैं। क्यों? कई कारण है। रिलीजियस है ना, रिलीजियस है। इसके अलावा हमारा रहन सहन है। इसके अलावा हमारे जो पुराने सिस्टम से चला आ रहा हमारा तरीका है, वे ऑफ लिविंग, है ना, वो भी है। और जैसी बात है, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आता है, चाहे फॉरेनर्स हमारे ऊपर अटैक करते हो या किसी भी तरह से, है ना, लालच या कुछ भी, उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं वो भी गंगा में पोल्यूशन का एक बहुत 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 बड़ा रीजन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी की। गंगा कहाँ से शुरू होती है? तो गंगोत्री से शुरू होती है। और कहाँ इनका एंड होता है? तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक एक जगह है, वहां पे। इस बीच में ये लगभग 2500 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हैं थ्रू आउट द इंडिया। और इंडिया के सबसे बड़े बड़े और सबसे पुराने, मतलब ओल्डेस्ट सिटीज में से एक इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिसमें से आपको पता है हरिद्वार, ऋषिकेश, इसके अलावा आप क्या बोलते हैं, कानपुर, प्रयागराज, है ना, जो ओल्डेस्ट सिटीज में से एक है प्रयागराज, वाराणसी, इसको तो सबसे पुराना माना जाता है इंडिया में, है ना। इसी तरह से आगे ये सिटी बढ़ती है, गाजीपुर, जो क्या बोलते हैं, पहले गाधीपुर हुआ करता था, व्हाटएवर नाम पुराने समय में आप जानते होंगे। देन बक्सर, एंड इसी तरह से बिहार के टेरिटरी पटना वगैरह से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में जाता है। और फाइनली वेस्ट बंगाल को क्रॉस करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में रिवर फिनिश होता है। अब इसको इंडियंस, जो भारतीय लोग हैं, उसे मदर का दर्जा देते हैं, गंगा माँ कहते हैं, गंगा माँ कहते हैं। और मानते हैं कि इस नदी में नहाने से उनके पाप धुल जाते हैं। और बस यही कारण है कि पोल्यूशन से इसको भर डाला। मतलब केवल नहाना ही नहीं, पाप ही नहीं धुलते, सब धुल डालते हैं। अब देखिए, ये रिवर एक एक ऑल टाइम एवरग्रीन रिवर टाइप है। एवरग्रीन रिवर है, मतलब इसमें साल भर पानी आता ही आता है। इसलिए इसके
किनारे जो भी बसे हुए शहर हैं वहाँ पर फैक्ट्रीज बनी, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा और उनका जो सीवेज है ना वो डायरेक्टली होना क्या चाहिए, फिल्टर होके आना चाहिए, पर वो डायरेक्टली गंगा रिवर में आने लगा, जिसकी वजह से आप इस टाइटल को पढ़ रहे हैं पॉल्यूशन ऑफ गंगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये केवल एक रिवर की बात नहीं है। दैट इज इट इज नॉट ओनली अबाउट द गंगा, इट इज अबाउट द यमुना, it is about the Narmada, it is about the all Krishna, Kaveri, whatever, जितनी भी नदियों को आप जानते हैं, शारदा, घाघरा, जितनी भी नदियां, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी आप नदियों के देश में हैं, तो जितनी भी नदियां हैं ये सबके बारे में all rivers include in the same this particular pollution of the Ganga, it means pollution of the Yamuna, it means pollution of the Narmada, it means pollution of the Krishna, it means pollution of the Kaveri, pollution of the Periyar and whatever, जितनी भी आप जानते हैं, हर एक नदी के नाम के आगे pollution लगा लीजिए। कारण एक ही है, इंसान की लालच। ह्यूमन बीइंग इतना लालची है कि अपने फायदे के लिए एक गुड सोर्स ऑफ वाटर को पोल्यूट कर दे रहा, बिना ये सोचे कि कुछ दिन के बाद ये पोल्यूटेड वाटर उसी की लाइफ में एंटर करेगा और उसकी आने वाली जनरेशन्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, क्योंकि जब पीने लायक पानी नहीं होगा जनरेशन फिनिश हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? It is being turned into the drain by more than 100 towns, 100 से भी अधिक छोटे छोटे टाउन्स और कई बड़े बड़े शहर हैं, है ना, इंक्लूडिंग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो कि इसमें गार्बेज और एक्सक्रीटा मतलब मल इत्यादि लगातार इसमें जाते रहते हैं विदाउट प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट। और आपको तो पता ही होगा कि अगर सीवेज ट्रीटमेंट ना करें तो ऑर्गेनिक मटेरियल, बैक्टीरिया, हार्मफुल थिंग्स लगातार इस रिवर में आते हैं। और फिर ये केवल एक नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ लिखा तो गंगा है, पर आप पूरे इंडिया में जहाँ भी रहते हो, whenever and whichever city you are, तो वहाँ आप जाइए और उस शहर में जितनी भी नदियाँ हैं सबको देखिए। केवल नदी ही क्यों, नहर हो जाए, है ना, मतलब जो कैनाल्स हैं वो देखिए, आपके झरने होंगे, झील होंगे। किसी भी चीज में पॉल्यूशन करना, यानी जो वाटर बॉडी जिसे कहते हैं, किसी भी वाटर बॉडी में पॉल्यूशन करना एक प्रॉब्लम है और ये सीवियर प्रॉब्लम है। वी फील दैट no this is very simple, but actually this is a extremely severe problem. This is not so simple. Okay, largely untreated sewage is dumped into the Ganga every day, untreated, जिसकी वजह से बीमारी ही बीमारी होती है। गंगा के पानी के लिए कहा जाता है ये तो अमृत है ना, इसको तो, इस पानी को तो 100 ईयर्स से भी ज्यादा रख लो तो इसमें कीड़े नहीं आते। बट कुछ सिटीज इतने पॉल्यूटेड हो चुके, कानपुर जैसे कुछ शहर हैं जहां पे गंगा वाटर रख लीजिए और 1 महीने में 1 मंथ के अंदर उस वाटर में छोटे छोटे वर्म्स, कीड़े वगैरह आपको देखने को मिलते। कहाँ 100 साल तक इस पानी में कभी कीड़े नहीं होते थे और कहाँ 1 महीने में कीड़े आने लगे। यानी इसकी जो प्योरिटी थी, जो इसकी पावर थी, पोटेंशियल थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो केमिकल चीजें इसमें पहले बेनिफिट करती थी, उसको इतना ज्यादा पोल्यूट कर दिया कि अब इसकी पावर ही घट गई। अब ये अमृत से विष बन गया। नाउ इट बिकम टॉक्सिक मटेरियल। ओके, poison, it is like poison. In addition, think of pollution caused by the other human activities like bathing, washing of clothes, immersion of ashes and unburnt corpse, and then industries contribute chemical effluents which pollute Ganga with a heavy amount, and the toxicity kills fish, लार्ज सेक्शन ऑफ द रिवर। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि जल ही जीवन है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लेकिन भाई ऐसा पानी कर दिया कि मछली ही मर गई। ओ माय गॉड, अब वो मछली जाए कहाँ नदी छोड़ के? भाई आप तो मनुष्य हैं, आप तो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन वो मछली कहाँ जाए? उसे तो
उसको तो नदी में ही तो रहना था। समझ में आ रहा है? और ये कहानी जो लिखी हुई है बच्चों, ये कहानी हो सकता है कि अभी आप जितने बड़े हैं कभी आपने ऐसी कंडीशन ना देखी हो, बट जब मैं क्लास 12th के आसपास था, 11th-12th में, तो मैंने ये देखा था मछलियों को गंगा नदी में तैरते, मतलब तैरते नहीं, मरी हुई मछलियों को ऊपर आते हुए सरफेस पे देखा था मैंने, बहते हुए देखा था कानपुर में। वो सीन मुझे याद रहता है। मरी हुई मछलियां, इतना ज्यादा वहां पे केमिकल फैक्ट्रीज लगातार, लेदर इंडस्ट्रीज या जो भी इंडस्ट्रीज की थी, वो लगातार केमिकल्स को डायरेक्टली बिना किसी ट्रीटमेंट के डाल रहे थे। आप कहेंगे सर यहाँ तो गवर्नमेंट ने एक रूल लगाया है ना, ट्रीट करके डालना है। बिल्कुल, जब सरकार के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वही आप समझ सकते हैं घूसखोर है, उन्हें पैसा चाहिए, तो बिल्कुल कौन बचाएगा भाई? जो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वही मिला हुआ है। दूसरी बात, जो इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं वो आंख मूंद के सिर्फ बेनिफिट के सोचते हैं, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट सोचते हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है कि लॉन्ग टर्म में इस एरिया का पॉपुलेशन मर जाएगा, पानी के लिए मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? वो तो अमेरिका जाके बैठ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाके बैठ जाएंगे। समझ में आ गया? सो दिस इज अबाउट द पॉल्यूशन ऑफ गंगा, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं रिवर। अब इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए। जो करंट गवर्नमेंट है ये एक प्रोजेक्ट चलाती है नमामि गंगे, है ना। और सिंपल सी नमामि गंगे, सिंपली इट इज नॉट ओनली फॉर द गंगा। नमामि गंगे मतलब ऑल रिवर्स ऑफ द इंडिया, जिसको कि ट्रीट किया जा सके। और गंगे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि ये होलीएस्ट रिवर मानी जाती है, तो सीधी सी बात है, इसको फोकस किया जाता है। जिसके अकॉर्डिंग इस जो इनिशिएटिव है, इसके अकॉर्डिंग रिवर्स की सफाई, पॉलीथीन्स को 100% बैन करना, केमिकल को ट्रीट करके ही, ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके ही बाहर निकालना, जो फैक्ट्रीज हैं उनसे एनओसी लेकर के उनको कायदे से रिक्रूट करना, उनकी स्क्रूटनी करना। साथ ही साथ जो हमारी पॉपुलेशन जो कि शहर में रहती है, गवर्नमेंट ने इस पॉपुलेशन के डिस्चार्ज को, एक्सक्रीटा को ट्रीट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हैं। तो आप बच्चों ने देखा होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को, जो अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं जो भी नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं, वहां पे जहाँ क्या बोलते हैं एंड ऑफ द रिवर होता है, वहां कहीं बड़ा बड़ा कुछ मशीन जैसा बना होता है, गोल गोल, आपने देखा होगा। तो दिस इज द स्टेप्स, और ऐसे ही कुछ और भी स्टेप लिए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जब तक एक इंडिविजुअल सिटीजन, एक अंतिम व्यक्ति जब तक एकदम रेडी नहीं हो जाएगा कि नहीं हमें अपने रिवर्स को बचाना है, तब तक केवल गवर्नमेंट इसे नहीं रोक सकती। नॉट पॉसिबल। एनवायरमेंट को बचाने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, एक पुराना कॉन्सेप्ट है 3R कहा जाता है इसको। इसी में अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया 5R, ये डेवलप होता रहता है। बट 3R जो कि एनसीईआरटी में भी था पहले, नई एनसीईआरटी में 5R है। तो पहले मैं आपको 3R समझाता हूं, फिर आपको मैं 5R समझाऊंगा। रेडी है? ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों। ये आता है, रिपीट होता है बार बार। सिंपल सा है। पहला होता है इसमें रिड्यूस, दूसरा होता है रिसाइकिल, और तीसरे आर का मतलब होता है रीयूज। मतलब कि ऐसी चीजें जिन पे बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है, उनको क्या करिए, उनका प्रयोग थोड़ा सा कम करिए, है ना, कम से कम करिए, और उससे जितने से अपना काम चल जाए उतना ही करके स्टॉप कर दीजिए, यानी रिड्यूस करिए अपनी एक्टिविटीज को। दिस मीन्स दैट यू यूज लेस, मतलब जितनी इंपॉर्टेंस है बस उतना ही, ज्यादा नहीं। यूज सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। जैसे कि आप अपने स्कूल में क्या करते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी बिना मतलब के 5-5, 6-6 फैन ऑन कर देते हैं कमरे में। जरूरत नहीं है फिर भी लाइट्स ऑन कर देते हैं। इवन
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल के जो टाइमिंग से जब ओवर हो जाते हैं, जब वो घर जाते हैं, वो स्विच ऑफ नहीं करते फैन और लाइट्स को। हालांकि इसके लिए कुछ क्या बोलते हैं काम करने वाले लोग रखे जाते हैं, देयर आर पियून्स, बट एज अ गुड इंडियन सिटीजन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्टूडेंट, आपको ये आपकी मोरल ड्यूटी होनी चाहिए कि आप इसका ख्याल रखिए, अननेसेसरी कोई भी चीज यूज ना हो। यू सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकी टैप्स, जो टप 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 ऐसे चूता रहता है पानी, उसकी रिपेयरिंग करके अपने घर के आसपास, स्कूल में हो तो प्रिंसिपल को बताइए अपने, ठीक है, ताकि उसकी रिपेयरिंग हो पाए और हम सुरक्षित कर पाए अपने वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को। यू डू नॉट वेस्ट फूड, भोजन। अब आप कहेंगे सर मेरा खाना मैं खाऊं, आपसे क्या मतलब? बिल्कुल नहीं मतलब है भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो खाना बेटा जहां से आया है उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब नेचर पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो उतना ही खाना खाइए जितनी ज़रूरत है। जो एक्स्ट्रा फूड है या तो उसे आप लीजिए मत, अपनी आदत में सुधार करिए, रिड्यूस कर लीजिए फूड आइटम्स को लेने को, या फिर इसका कहीं पर यूज़ कर दीजिए, ठीक है ना, किसी और तरीके से यूज़ कर दीजिए। समझ में आ रहा है? ओके गुड। सेकंड, रिसाइकिल। अब रिसाइकिल तो आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि पॉलीथीन क्यों बैन की जा रही है, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें होती है जो कभी फिनिश होती ही नहीं, जैसे पॉलीथीन कभी गलती ही नहीं, तो ये कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये कैसा मटेरियल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, कभी गलता ही नहीं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पॉलीथीन इकट्ठा करते हैं, एक तो वो तरीका है। दूसरा, जब आप इसे पॉलीथीन को या प्लास्टिक मटेरियल्स को जब आप अपने कचरे में डालते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वहां डालते हैं, डंप करते हैं, तो वहां पे सूखे यानी प्लास्टिक मटेरियल्स को अलग, खाने वाले गीले मटेरियल को अलग, और जो कांच वगैरह है, जो ग्लास इत्यादि, उसको अलग रखा जाता है, मेटल पीस को अलग रखा जाता है, जिससे कि इसको रिसाइकिल करने में मदद मिले। तो प्लास्टिक का रिसाइकिल कर सकते हैं, पेपर का रिसाइकिल कर सकते हैं, ग्लास का भी रिसाइकिल हो सकता है, और मेटल आइटम्स का भी रिसाइकिल हो सकता है, और इनको रिसाइकिल करके एक नया फिर से फ्रेश मटेरियल रेडी कर सकते हैं। फ्रेश प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल को रेडी किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू रिसाइकल वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट आवर वेस्ट, है ना, अलग अलग रखेंगे तब ना, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, और क्या बोलते हैं शीशा और जो मेटल है उसको अलग, ठीक है, सो दैट द मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड नॉट डम अलोंग द अदर वेस्ट, ताकि एकदम अलग अलग रहे, बिल्कुल मिलावट ना हो। तो ये है रिसाइकिल। मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग रिसाइकिल करते भी हैं, चीजों का रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकिल नहीं भी करते होंगे। तो जो थर्ड वाला है, पहला वाला रिड्यूस तो आपने किया ही होगा एक अच्छे बच्चे की तरह, और थर्ड यानी रीयूज, इसको किया होगा जरूर, कई लोगों ने किया होगा, है ना। दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग, यानी रिसाइकिल वाले से भी सबसे अच्छा क्या है? रीयूज करना, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूज सम एनर्जी, क्योंकि इसको फिर से सिंप्लीफाई करो और फिर उसको नए तरीके से बनाओ, जिसके अंदर एनर्जी खर्च होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या जो भी एनर्जी खर्च होगी। लेकिन रीयूज में बहुत आसान है। इन द रीयूज स्ट्रेटजी यू सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन। किया है कभी आप लोगों ने? याद आ रहा है? बिल्कुल। जैसे कोई लिफाफा होता है, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे द यूज्ड एनवेलप्स यू कैन रिवर्स इट एंड यूज इट अगेन, है ना। प्लास्टिक बॉटल्स, इसको तो आपने कई बार किया होगा। एक प्लास्टिक बोतल लिया पानी पीने के लिए और इसको आपने फेंकने के बजाय बार बार यूज किया, है ना। इसी तरह से जो जैम या जेली खरीदते हैं, जो उसमें जार मिलता है, उसको आपने अचार के लिए या तेल के लिए या और भी मटेरियल्स रखने के लिए यूज किया। तो रीयूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3R का मतलब समझ में आ गया, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर 3R तो समझ में आ गया, ये 5R का कॉन्सेप्ट पैदा हो गया, उसका क्या करें? देखो बच्चों, अगर ये 3 समझ में आ गया तो आइए 5R भी समझते हैं। देखिए 5R में
दो चीजें नई जोड़ती हैं, एक होता है रीपर्पस, एक होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज ना बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब ये बहुत स्ट्रिक्ट मेजरमेंट है किसका, वेस्ट मैनेजमेंट का। मतलब ऐसी चीज का हम यूज ही नहीं करेंगे जिसका कि हम रीयूज नहीं कर सकते, उसको हम सीधे रिफ्यूज कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है कि जो छोटे प्लास्टिक क्या बोलते हैं वो स्ट्रॉ होते हैं, जो आपने देखा होगा माजा या मैंगो फ्रूटी जूसी इस तरह से जो आते हैं, उसको पीने के लिए छोटे छोटे स्ट्रॉ यूज किए जाते हैं जो प्लास्टिक के होते थे। उस पे गवर्नमेंट ने 100% बैन लगा दिया है, क्योंकि ऐसे आइटम ना रीयूज भी नहीं हो सकते है ना, और इनको रिड्यूस भी नहीं कर सकते। इसका रिसाइकलिंग भी बहुत टीडियस है, बहुत छोटा होता है, ऐसे फेंक दिया जाता है कि जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं कि वो डंप होते होते पूरी तरह से सॉइल को बर्बाद कर देता है, और उसका कोई रीपर्पस भी नहीं है, उसे रख के कुछ हम कर भी नहीं सकते। तो सीधे क्या किया हमने, रिफ्यूज ही कर दिया, हम यूज ही नहीं करेंगे। ऐसी प्लास्टिक जो स्मॉल प्लास्टिक है यूज ही नहीं करेंगे, सिंपली जाओ यहां से। दिस इज कॉल्ड रिफ्यूज। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ गई। रिड्यूस आपको पता ही है, रीयूज आपको पता ही है। अब रीपर्पस, रीपर्पस का सिंपल सा मतलब ये है, जैसे रिसाइकिल टाइप का था और रीयूज है, उसी तरह से रीपर्पस, यानी पहले कोई मटेरियल है, मान लीजिए लाइक दिस, अब ये जो मटेरियल यूज हो गया, अब इसको किसी और तरीके से बेंड कर दिया, किसी और चीज में यूज कर लिया है ना, रीपर्पस कर लिया। इसको रीयूज डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको मॉडिफाई करके किसी और जगह पे यूज कर लिया। लाइक जो गाड़ियों के टायर्स वगैरह होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, अब वो भी तो वेस्ट ही है। कुछ लोग उसको क्या करते हैं कि कई टायर इकट्ठे करते हैं और उसको एक बढ़िया शेप दे करके एक उसको स्मार्ट लुक देते हैं, उसको कवर करते हैं, कलरफुल करते हैं, और एक बढ़िया बैठने के लिए आउटडोर सीट तैयार कर देते हैं। तो दिस इज सिंपली कॉल्ड रीपर्पस द थिंग्स। मैनेजमेंट समझ में आ गया, आसान है, यही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर में और कुछ वाटर कंजर्वेशन पे बात कर लेंगे। ये चैप्टर बस इतना ही है, बहुत ज्यादा है नहीं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करें हम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन करें और फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतुओं को, जिसको कि वाइल्ड लाइफ कहा जाता है, इसका कंजर्वेशन करें, यानी इनको बचाएं। अब ऐसा क्यों चाहिए भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा ना क्यों इंपॉर्टेंट है। अरे फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, पेड़ ही नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम वैसे ही मर जाएंगे। और फॉरेस्ट में जो इकोसिस्टम बना है उसमें वाइल्ड लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना फॉरेस्ट ही डेड होना शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ उस फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो चलिए क्वेश्चन यही था, व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आंसर देख लेते हैं। वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर अस। कैसे? फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, दे कॉज रेनफॉल। वही बात है ना, ऑक्सीजन तो दे ही रहे हैं। ऑक्सीजन मतलब ऐसी एयर का ऐसा गैस जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इसको हिंदी में प्राण वायु भी कह सकते हैं आप, ऐसी वायु जिससे प्राण मिलते हैं, है ना। सो फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ रहा होगा। बारिश ही नहीं होगी मर जाएंगे हम। क्यों मर जाएंगे सर? ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे ना। अरे भाई ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे, लेकिन जब बारिश ही नहीं होगी तो फार्मिंग नहीं होगी, फार्मिंग नहीं होगा तो फूड नहीं होगा, मर जाएंगे, खाए बिना मर जाएंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, है ना। सॉइल इरोजन वो प्रोसेस होती है जिसमें मिट्टी की जो ऊपर टॉप सॉइल जिसे कहते हैं, ऊपर की लेयर होती है टॉप सॉइल, मिट्टी की ऊपर की लेयर उखड़ के आगे बढ़ती जाती है और वहां की जो जमीन होती है उसकी फर्टिलिटी घट जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। लेकिन अगर फॉरेस्ट है तो क्योंकि रूट्स होंगे पेड़ों के, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो सॉइल इरोजन होने से रोकते हैं।
plants are dependent on animals and birds for their pollination and seed dispersal. यानी वाइल्ड लाइफ को नहीं बचाएंगे, केवल फॉरेस्ट बचाएंगे, तब भी फॉरेस्ट की डेथ हो जाएगी। और अगर वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे, फॉरेस्ट को नहीं बचाएंगे, तब भी वाइल्ड लाइफ की डेथ हो जाएगी। यानी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है, किसी एक को नहीं बचाना है, दोनों को इक्वली बचाना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस वेरियस मेडिसिन्स, आयुर्वेद से लेकर के अलग अलग तरह के हर्बल फॉर्मुलेशंस के लिए हमें प्लांट्स चाहिए, और वो फॉरेस्ट से मिलता है। हमारे यहाँ तो रामायण है ना, आयुर्वेद, महाभारत, हर जगह प्लांट्स से निकलने वाली जो चमत्कारी जड़ी बूटी है वो क्या है? वही तो मेडिसिन है, इनके बारे में लिखा हुआ है। फिर वी इंडियंस आर वाई सो स्टूपिड, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? सिर्फ लालच के लिए। कुछ बिल्डर्स होते हैं, अच्छी खासी खेती करने वाली जमीन पे बिल्डिंग बना दिया, अच्छे खासे जंगल को साफ कर दिया। नो डाउट सरकार मिली होती है, और सरकार की मिली भगत से ही सब होता है। मतलब सरकार में जो मंत्री होते हैं, वहाँ पे जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, बिल्कुल वो भी थोड़े से पैसे की लालच में पूरी की पूरी अर्थ को नष्ट करने पे लगे हुए हैं। बट यू आर द यंग जनरेशन, इस देश को और इस विश्व को आपको ही बचाना है। सो थिंक अबाउट दिस। वेरियस forest products are used as raw materials in industries. केवल मेडिसिन ही नहीं, इसके अलावा परफ्यूम इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, फाइबर इंडस्ट्री में, कुकिंग इंडस्ट्री में, हर जगह तो इनका रोल है। रबर इंडस्ट्री में आपको पता है रबर की खेती होती है ना? तो हर जगह तो इनका यूज है। कौन सी ऐसी जगह है जहां यूज नहीं है? दैट्स वाई वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़ी ही अगर मैं आपको कहानी बताऊं, क्या ही बताऊं मैं। एक केस था उत्तराखंड की तरफ का, ठीक है? वहां पे था क्या बोलते हैं, पेड़ बचाओ आंदोलन चला था। वहां चला था पेड़ बचाओ आंदोलन, है ना, सेफ फॉरेस्ट एक आंदोलन चल गया था। और इसी तरह से एक आंदोलन चला था राजस्थान के एरिया में, जिसको अमृता बिश्नोई, ये तो अमर हो गई है ना, लेट अमृता बिश्नोई एक कम्युनिटी है जो राजस्थान में पाई जाती है। इन्होंने तो पेड़ के आगे, पेड़ से लिपट गए और पेड़ के साथ कट जाना मंजूर किया, पर पेड़ को काटने नहीं दिया। उस समय जो राजा हुआ करते थे, उन्हें अपने महल को बनाने के लिए टिम्बर्स चाहिए थे। उन्होंने कहा जाओ जंगल से काट के ले आओ। लेकिन ये बिश्नोई कम्युनिटी का सेक्रेड जंगल था, यानी इसकी पूजा पाठ करते थे। जैसे आज भी आपने देखा होगा पीपल के और नीम के पेड़ के आसपास हमारे जो क्या बोलते हैं माताएं बहनें हैं, वो कुछ गोल गोल उसमें रक्षा सूत्र बांधते हैं और उसमें तिलक वगैरह लगाते हैं। सो इसी तरह का कुछ सेक्रेड एरिया था, है ना। आज भी एक कॉन्सेप्ट सरकार ने बना दिया है, सेक्रेड ग्रूव, यानी ऐसा एरिया जो प्रतिबंधित है, जो सिर्फ वहां के लोग ही यूज कर सकते हैं उस एरिया, उस जंगल, उस पेड़ को। कुछ स्पीसीज पाई जाएंगी प्लांट्स की जो सिर्फ और सिर्फ यही पाई जाती हैं, जिसकी पूजा वहां के लोग करते हैं। तो अमृता बिश्नोई कम्युनिटी के लोग अपने जंगल की ऐसी ही पूजा करते थे। जब राजा के लोग आए उसे काटने के लिए, तो ये चिपक गए उसके साथ, पेड़ के साथ, कि काटना है तो मुझे भी साथ में काट दो। हालांकि काफी ब्रूटैलिटी के साथ इनको भी उसी पेड़ के साथ काट दिया। और यही नहीं, अप्रोक्सीमेटली 300 और लोग थे जिनको उसी पेड़ के साथ काट दिया गया, क्योंकि वो भी चिपक गए थे। लेकिन इसने एक रिवॉल्यूशन ला दिया। ये दिखाता है कि भारत में लोग पेड़ पौधों से, अरे एनिमल और ह्यूमन तो छोड़िए, पेड़ पौधों से कितना प्यार करते हैं। भाई मेरा पेड़ नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। दिस इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ सेक्रीफाइस। इसी तरह से बहुगुणा जी का आंदोलन भी काफी, आपने सुना होगा, बहुगुणा जी का आंदोलन भी काफी सक्सेसफुल हुआ था, जो उत्तराखंड में हुआ था। वहां भी जंगल काटे जा रहे थे, वो लोग भी पेड़ से चिपक गए।
समझ गया? तो ऐसी ऐसी प्रोसेस ना बहुत ज़रूरी होती है। फिर राजा को समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत गलत किया, हालांकि तब तक कई डेथ हो चुकी थी। फाइनली उन्होंने उसको कहा कि लीव द जंगल। तब तक बहुत लोग भी मर चुके थे, पेड़ भी कट चुके थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अब वाटर फॉर ऑल, हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्या हमें पानी नहीं मिलता क्या? मिलता है बच्चों, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर अर्थ पे 100% वाटर है, आप कहेंगे हाँ सर बहुत पानी है। इस 100% वाटर में से आज की डेट में 1% से केवल 1.5% वाटर ऐसा है जो आप पी सकते हैं, मतलब जो ड्रिंकिंग कंडीशन में है, और वो भी दिन और दिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हम उसे पॉल्यूट करके बर्बाद ही कर रहे हैं। यानी अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ अवेलेबल वाटर इज नॉट suitable फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पस। समझ में आ गया? 99% वाटर आपके लिए सूटेबल है ही नहीं, आपने पिया और आप गए, ये हाल है। एंड दैट्स वाई आने वाले टाइम में गृह युद्ध हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा ओनली फॉर वाटर। सो इसीलिए गवर्नमेंट भी वाटर फॉर ऑल पे लगी हुई है, इस स्कीम को चलाने पे लगी हुई है। हालांकि सरकारें आती हैं जाती हैं और वो अपना प्रोपेगेंडा लेके आती हैं, प्रोपेगेंडा लेके वापस चली जाती हैं, और वाटर फॉर ऑल के नाम पर सिर्फ लूट खसूट करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों अरबों रुपए का घोटाला कर जाते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, अगर इन लोगों ने इतने घोटाले और नुकसान न किए होते तो आज हमारा देश, हम क्यों अमेरिका या किसी का नाम ले रहे होते, आज हम खुद वर्ल्ड की सुपर पावर होते। और आज हालत ये है कि हम मुंह देखते हैं कि भाई हमें कोई सुपर पावर बोल दे, हम कहते हैं कि हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर माना जाए। अगर इन लोगों ने इतने घोटाले न किए होते तो मानने की जरूरत नहीं थी, वर्ल्ड ऐसे ही आपको सुपर पावर समझ लेती, क्योंकि आप इतना डेवलप हो चुके होते तब तक। तो खैर, वाटर फॉर ऑल की कहानी शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल से। अब ये कुल क्या होता है? तो आप में से जो लोग थोड़े बहुत भी ऐसे लोग हैं जो गांव जाते होंगे जहां पे फार्मिंग होती है, खेती वगैरह होती है ना, खेती या फार्मिंग होती है आपके गांव में, तो वहां पे जो दो बड़े बड़े खेत होते हैं, उन खेतों के बीच में वाटर आने के लिए छोटा सा ऐसे मिट्टी का पाइप, या आप कह सकते हैं मिट्टी को खोद के एक कैनाल बनाया जाता है, छोटा सा पतला सा। उससे ये हर जगह वाटर अगल बगल के खेत में जाता है और ये पानी आगे बढ़ता रहता है। तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ वाला एरिया है, तो उन लोगों ने एक इसी तरह का कैनाल, छोटा छोटा सिस्टम, लोकल कैनाल सिस्टम बना रखा था, जो सैकड़ों साल से वहां चल रहा है। और अब तो थोड़ा लिमिटेड हो गया, क्योंकि बिना मतलब का गवर्नमेंट ने वहां इंटरफेयर कर दिया, बर्बाद कर दिया सिस्टम को। वरना ये हम, आप कह सकते हो कि इंडियन ट्रेडिशन ही है हमेशा से वाटर मैनेजमेंट करने का। यानी जो हमारे प्राचीन पूर्वज थे, ऑलरेडी वो बहुत समझदार थे और वाटर मैनेजमेंट करते थे, है ना, वाटर सिस्टम्स को अच्छे से मैनेज करते थे, नेचुरल सिस्टम्स को भी मैनेज करते थे। बट जैसे जैसे लिटरेसी आई, लोग और भी ज़्यादा एनिमल बनते चले गए, खासकर पॉलिटिशियंस और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, है ना, जिसको जहां मौका मिला उसने वहां से खाया पिया। Now, parts of the Himachal Pradesh had evolved local system of canal irrigation. वो जो मेढ़ के बीच में से खेत की जो क्यारी, जो पगडंडी होती है, उसके बीच में छोटा सा रास्ता बनाते हैं, मेढ़ उसके बीच में से एक छोटा सा कैनाल खोदा और वहां से पानी को जाने दिया। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग अगल बगल गांव में जाते होंगे तो देखते होंगे। इसी को कुल कहा जाता है, जो सैकड़ों साल से वहां पर चल रहा है। और ये आदमी ने, मतलब मैन मेड है, ऐसा नहीं कि नेचुरल है, मैन मेड है। अपने हिसाब से अपने खेत की ओर लोग बना लेते हैं, क्योंकि पहाड़ से जब नीचे की ओर पानी आता है तो ये आसान है कि इसको अपने खेत की ओर थोड़ा सा डाइवर्ट करो, फिर आगे जाने दो, फिर इसको दूसरे खेत की ओर डाइवर्ट करो, फिर आगे जाने दो। इस तरह से ये डाइवर्जन वगैरह ये चलते रहते हैं, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अलॉन्ग आराम से आगे की ओर, नीचे की ओर बढ़ता रहता है। तो बहुत ही बेस्ट मेथड हुआ करता था।
लेकिन भाई वही है, जब से सरकार आई उसने बर्बाद कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर द कुल्स वर टेकन ओवर बाय इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो कि सरकारी डिपार्टमेंट है, मोस्ट ऑफ देम बिकम डिफंक्ट। डिफंक्ट मतलब बिना किसी काम के, डिफंक्शनल हो गए, जो फंक्शनल ही नहीं रहे। तो सोच सकते हैं कितनी समझदार होती हैं सरकारें, सिर्फ अपना उल्लू अपना सीधा करना है, अपना फायदा देखना है। नाउ देयर इज नो एम्बिकल शेयरिंग। एम्बिकल मतलब सुनियोजित तरीके से, जिसमें कोई चीटिंग ना हो, तो इसको कहते हैं एम्बिकल। लेकिन पहले क्या लिख दिया कि नो एम्बिकल, यानी चीटिंग होगी ही होगी। नो एम्बिकल शेयरिंग ऑफ वाटर एज बिफोर, यानी पहले लोग ज्यादा समझदार थे, अपने हिसाब से अच्छे से एक एग्रीमेंट कर लेते थे कि भाई हमें इतना पानी चाहिए, हमें इतना पानी चाहिए, आप पहले यूज कर लो, बाकी छोड़ दो हमारे लिए। जब से गवर्नमेंट आई बर्बाद हो गया। आप कह रहे हो सर हमें क्यों पढ़ा रहे हो, आप ही फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने वाले हैं, सो यू आर द फ्यूचर IAS एंड PCS। प्लीज आप जब जाना ऐसी स्टुपिडिटी मत करना, बिकॉज यू आर द बेस्ट, आपसे अच्छा कोई नहीं है। तो अपने समाज के बारे में सोचना, अपने बारे में तो कीड़े मकोड़े भी सोच लेते हैं, है ना। इसी सीक्वेंस में, पानी के ही सीक्वेंस में डैम की बात न की जाए। डैम का मतलब तो आप समझते हैं ना, जिसको बांध कहा जाता है हिंदी में, इसकी बात न की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस डैम ने कंट्री को कई बार डैम कर दिया है ना। तो इस डैम की वजह से कंट्री का कई बार डैम हुआ है, लेकिन कई बार डैम्स ने सुविधा भी दी है। आखिर डैम बनाते क्यों हैं? तो डैम हम नदियों पे बनाते हैं, और बनाते हैं ताकि जो पानी है उसका अच्छे तरीके से यूज हो पाए। किसके लिए? खेती के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी तो समझ में आ गई, खेती का डैम से क्या लेना? नदी बह रही थी, किसी नहर के थ्रू उसको ले आते, डैम इतना ऊंचा बड़ा सा डैम बनाने की क्या जरूरत है? तो भाई देखिए, डैम बनेगा, पानी ज्यादा इकट्ठा होगा, जैसे ये नदी बह रही है ना। अब यहाँ पे डैम खड़ा कर दीजिए तो ये पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में पीछे इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसको आसानी से आप कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं, कैनाल के थ्रू, पंप के थ्रू, और बाकी पानी को आप इधर फ्लो करा सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और फिर यहाँ से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी तो है। जब यहाँ पानी बहुत सारा इकट्ठा होगा तो अगल बगल की जो फर्टाइल लैंड है वो कई 100 किलोमीटर की लैंड होती है बच्चों। आप सोच रहे होंगे एक डैम बना दिया, एक आधा किलोमीटर का एरिया होगा, नहीं नहीं, लगता है आधा 1 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर का एरिया बर्बाद हो जाता है। और वो फर्टाइल लैंड सोचिए जिसकी रही होगी, उसके साथ इन्होंने कितना अन्याय किया। अब ये कहने वाली बात है कि अरे फायदा भी तो मिला। अरे भाई इनको आपने कुछ मुआवजा दिया? गवर्नमेंट कहती है मैंने बहुत दिया बहुत दिया, पेपर पे, रियलिटी में नहीं होता है, क्योंकि आप नहीं थे ना। अब आप लोगों को फ्यूचर IAS PCS बन के अच्छे से ये सब काम करना है, किसी के साथ चीटिंग ना होने पाए, ठीक। तो डैम का फायदा तो समझ में आ गया आपको, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी। इसी से डैम से बनते हैं कैनाल सिस्टम, लीडिंग फ्रॉम दीज डैम्स कैन ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू द ग्रेट डिस्टेंस। आप जानते हैं इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, और पूरे राजस्थान को ये पानी देता है। सोचिए वहां सिंचाई का काम करता है, ग्रीनरी टू द कंसिडरेबल एरिया ऑफ राजस्थान, मतलब 100% नहीं बट कंसिडरेबल, मतलब ठीक ठाक एरिया तक, जहां पे कि पानी की बहुत जरूरत है। तो बिल्कुल फायदे तो हैं, तो नुकसान तो होंगे ही ना साथ में, ठीक है। इसी तरह से नर्मदा नदी पर, आपको पता है नर्मदा नदी पर एक डैम बनाया जाना था, सरदार सरोवर डैम, जिसके खिलाफ बहुत 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 बड़ा आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इसको देश के कई लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, कई एनवायरमेंटलिस्ट ने, और पॉलिटिक्स वाले कहाँ पीछे रहेंगे, तो कुछ पॉलिटिशियंस ने भी अपना हाथ सेक लिया। लेकिन रियल में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि नर्मदा नदी जो था उस पर बहुत ही बड़ा डैम बनाया जा रहा था, सरदार
जो सरोवर डैम है, इतना ऊंचा डैम, इतना बड़ा डैम जो कि रियल में ऊंचा करने के बाद किसी काम का रह नहीं जाता। सरदार सरोवर डैम की अगर हाइट बढ़ा देते तो बहुत नुकसान होता, बहुत बहुत ज्यादा नुकसान होता। क्रिटिसिज्म क्या थे, आखिर क्यों ये हुआ? सोशल प्रॉब्लम्स क्यों? बिकॉज डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल्स। भाई नर्मदा नदी जिन पहाड़ों से होकर के आती है वहां पर ट्राइबल्स रहते हैं, और बिना उन ट्राइबल्स की पहले से आपने कुछ रिहेबिलिटेशन की, बिना उनकी सुरक्षा के सोचे, बिना उनके घर के, उनके खाने पीने के बारे में सोचा नहीं। यार एक आदमी जिंदा तो तब रहेगा ना जब खाने को मिलेगा। आप बस डैम ऊंचा कर दो, पानी उनके घर में घुस गया, मर गए। 100 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर तक पानी जाना है। इसलिए लोग खड़े हो गए, भाई हमारी जान के पीछे क्यों पड़ गए हो तुम अपने डैम के चक्कर में। एग्जैक्टली अगर गवर्नमेंट पहले इन ट्राइबल्स के लिए कुछ करती, लोकल पीपल के लिए कुछ कंपनसेशन करती, उनको एक निश्चित दूरी पर कुछ जगह देती, तो कोई भी इतना ज्यादा शोर नहीं करता। लेकिन यही तो पॉलिसी है, परेशान करो, काम को शुरू करो, और हमारे पैसे को, टैक्स जो हम पे करते हैं उस पैसे को पहले बिना सोचे समझे लगाओ। या ये हो सकता है कि हमें लगता है बिना सोचे समझे लगाया, असल में वो सोच समझ के लगाते हैं कि ऐसा कर दो, विवाद होगा, ये पैसा वो अपनी जेब में रख लेंगे, फिर कहेंगे यार बड़ा विवाद हुआ, तब पैसा बहुत खर्च हो गया, चलो थोड़ा और पैसा लगाओ। ये समझ में आ गया? बिल्कुल। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के पहले पिलर्स यही है। दूसरा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भाई बिना मतलब में आप क्यों ऊंचा कर रहे हो? दे swallow up huge amount of public money without generation of proportionate benefits। यानी इसको ऊंचा करके भी कुछ बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला था, लेकिन जबरदस्ती हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे थे। तो जिनको उस समय समझ में आ गया वो लोग इसके साथ भी जुड़ गए, जो इकोनॉमिस्ट थे वो भी, कि भाई हमारा इकोनॉमिक लॉस करने पे क्यों लगे हो। तीसरा, सब कुछ सही था, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब यार हम एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, और यहां ये डैम बना के उसी को डैमेज कर रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिकॉज दे कंट्रीब्यूट एनर्मसली टू द डिफॉरेस्टेशन। इस बांध को अगर ऊंचा कर दिया जाता तो डिफॉरेस्टेशन होता, यानी जंगल ही गायब हो जाते, एंड लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो उस जंगल में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो हमेशा के लिए गायब हो जाती इस पृथ्वी से, एक्सटिंक्ट, रेड डेटा बुक से बाहर, अरे था ही नहीं कभी, ऐसा लिख देंगे। नहीं नहीं, यहाँ कोई गवर्नमेंट वाले क्या कहेंगे, ऑफिशियल्स, यहाँ तो ऐसी कोई चीज पाई ही नहीं जाती थी। इतने समझदार होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? खैर, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों इंपॉर्टेंट था ये आपको पता चल गया होगा। वाटर मैनेजमेंट इसी से जुड़ा हुआ एक, या वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट या वाटर हार्वेस्टिंग इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म होता है, जिससे शॉर्ट नोट कभी कभी बोर्ड में आते हैं, हालांकि बहुत नहीं आता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट तो वही 5R एंड 3R है इस चैप्टर से, वो आपको समझ में आ गया तो फिर बहुत ज्यादा इशू नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब, हार्वेस्ट का मतलब है कहीं से क्या बोलते हैं, फल प्राप्त करना। अब यहाँ पे किसका फल है? पानी का फल है, मतलब वाटर को इकट्ठा करना है, हार्वेस्ट करना है, ठीक है ना। जैसे फसल पक जाती है तो उसे आप काट के अपने घर में रख लेते हैं, हार्वेस्ट करना, तो ये हो गया हार्वेस्टिंग, ठीक है। पानी आपको कहीं से मिल रहा है, साफ सुथरा यूज करने लायक पानी, तो अगर उसको हम अपने घर में स्टोर कर पाए, या अपनी विलेज में या अपनी सोसाइटी में स्टोर कर पाए उसका बाद में यूज करने के लिए, दिस इज सिंपली कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग। वाटरशेड मैनेजमेंट एम्फेसिस साइंटिफिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, बायोमास प्रोडक्शन मतलब कि जो एनिमल और प्लांट्स हैं जो कि पानी के बिना मर जाते हैं, उनके प्रोडक्शन को हम किस तरीके से करें, तो वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके से करें, जिससे कि सॉइल भी बची रहे, वाटर भी बचा रहे, है ना। द एम is to develop primary resources of land and water to produce secondary resource of plant and animals for use in manner that will not cause ecological imbalance। देखिए इस कहानी, ये जो लाइन मैंने पढ़ी इसका मतलब सिंपल सा यही है, पानी का ऐसे प्रयोग करिए
कि वो हमारे पानी खाने पीने की व्यवस्था को चौपट ना करे, इकोलॉजी को डिसबैलेंस ना कर दे और फायदा भी हो, एनिमल्स और प्लांट्स जिंदा भी रहे, उसको यूज भी कर पाए। जैसे बारिश का पानी है, बारिश का पानी बारिश होता है, सड़क पे गिरता है, नालों में बह जाता है, हमने क्या किया? कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने नियम तो बना रखे हैं, ठीक है, लेकिन वही बात है, कितने लोग होते हैं जो उस नियम को फॉलो करते हैं कि जो बारिश का पानी है उसको आप अपने टैंकर में इकट्ठा करेंगे? नहीं ना। रूफ वाटर मैनेजमेंट नहीं है, ना यूनिवर्सिटीज में, ना कॉलेज में, ना इंटर कॉलेजेस में, ना ही गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, जो गवर्नमेंट की खुद की बिल्डिंग है वहां पे वाटर मैनेजमेंट नहीं है। कहने को तो वाटर मैनेजमेंट करा रहे हैं, उनके खुद के बिल्डिंग्स में वाटर मैनेजमेंट नहीं है, तो प्राइवेट वालों को तो छोड़ दीजिए, वो क्यों करने जाए। लेकिन as a good citizen of India, as a human being of this beautiful world, you have to think about this. पानी ही नहीं रहेगा तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। So, watershed management not only increase the production and income of the watershed community, but also mitigates drought and flood and increase the life of the downstream dam and reservoirs। मतलब प्रॉपर पानी का मैनेजमेंट हो जाए ना तो सूखे और बाढ़ की समस्या से भी हमें निजात मिल जाती है, मतलब उससे हम बच जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में हजारों हजारों साल से वाटर हार्वेस्टिंग चलती आ रही है और ये हमारे जीन में है। किसमें है? जीन में है कि हम इसको करें। अब ये बात और है कि आजकल हम अंग्रेज बनना चाहते हैं, है ना, बट वाटर हार्वेस्टिंग हमारे जीन में है। ओल्ड एज कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए, इंडिया में पुरातन समय से ये प्रैक्टिस की जा रही है। आपको याद होगा पुराने समय में राजा महाराजा तालाब बनवाया करते थे, तो ये क्यों होते थे? तालाब, सरोवर, रंद, ऐसे बहुत सारे नाम होते थे। क्यों होते थे? ताकि बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाए। राजा जनक खुद सोने का हल चलाते थे खेत में ताकि बारिश हो। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी स्टोरीज आपने सुन रखी हैं। यानी इंडिया में ये बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है, हजारों साल पुरानी प्रैक्टिस है। आज भी कुछ इलाकों में ये प्रैक्टिस जिंदा है, लाइक खादिन्स, टैंक्स एंड नदीज, जिसको नदीज कहा जाता है, तो नदी वगैरह, तो ये राजस्थान में प्रैक्टिस की जाती हैं। इसी तरह से भंडाराज एंड ताल्स, जिसको ताल या तलैया कहते हैं, इन महाराष्ट्र। बंधिस जो है मध्य प्रदेश में यूज होता है और बहुत क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट में मध्य प्रदेश का ना एक है देवास मॉडल। देवास मॉडल ये बहुत फेमस है, मतलब आज इससे भी ज्यादा डेवलप टाइप के मॉडल बन चुके हैं, बट ये अभी भी बहुत डेवलप, मतलब ये अभी भी बहुत फेमस है देवास मॉडल। समझ में आ रहा है? इसके अलावा ये जो बंध वगैरह है ये उत्तर प्रदेश में भी यूज होता है। इसके अलावा नहर, पियाने। अब पियाने क्या होता है? अब तो ये खत्म हो गया सिस्टम ही। पहले होता था कुएं से पानी निकाल के स्टोर करते थे या कुएं में स्टोर करते थे, ठीक है, इन बिहार, ठीक है, बिहार और यूपी के जो पूर्वी इलाके हैं वहां पर ऐसा होता था। कुल्स इन हिमाचल प्रदेश, पॉन्ड्स इन कांडी बेल्ट ऑफ जम्मू, छोटे छोटे पॉन्ड बना करके। एरिस, जिसको कि टैंक कहा जाता है, इन तमिलनाडु। देन सुरंगम्स इन केरला एंड कट्टास इन कर्नाटका। तो ये पुराने समय से वाटर हार्वेस्टिंग के केंद्र रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर जगह वाटर हार्वेस्टिंग के अपने अपने तरीके हुआ करते थे। क्लियर है? और आज भी छोटे मोटे लेवल पे ये जितने भी आप नाम सुन रहे हैं कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। हालांकि अब ये धीरे धीरे सिस्टम चेंज हो रहा है, जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट पे इतना स्ट्रेस आ चुका है कि थोड़ा सा चेंज लाना पड़ रहा है इसमें।
Water harvesting technique is highly local, specific and beneficial also for the local peoples, है ना। तो वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका जो है अलग अलग जगह ना बिल्कुल अलग अलग होता है और अलग अलग तरीके से लोगों को बेनिफिट भी पहुंचाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मध्य प्रदेश में देवास मॉडल, ऐसे बहुत सारे खेड़ा होते हैं जहां पर इस तरह के मॉडल अपनाए जाते हैं। So giving people control over their local water resource ensure that mismanagement and over exploitation of these is reduced या removed। मतलब लोकल पीपल को आप दीजिए और बस उनके साथ एक चर्चा करिए कि भाई आप बस इसको ऐसे प्रयोग करो कि ये आप ही का पानी है, इसका मिसमैनेजमेंट ना हो, इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बस आप इसको अच्छे से यूज करिए, इसका गलत यूज ना करें, इसका यूज अपनी उन्नति में करिए, ये ऐसा ना हो कि अपने डिक्लाइन में यूज कर लीजिए। सो दिस इज प्रॉपरली द वे दैट वी हार्वेस्ट वाटर with the proper communication with the local people. Clear? Okay, and this is what the khadin, this is simply called the khadin part। जो खैदिन की बात हम कर रहे थे वही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पेन चेंज करना पड़ेगा कलर। तो आप देख पा रहे हो ये खैदिन या क्रॉप्ड एरिया है जहाँ पे अगर बारिश का पानी आता भी है तो यहाँ पे यूज होता है, और ये एक ऐसा पानी है जो यूज किया जा सकता है, मीठे पानी की तरह यूज हो सकता है, और ये धीरे धीरे अंदर भी जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ेगा। और यह है खादिन बंद, यानी एक ऐसा क्या बोलते हैं दीवाल, एक ऐसी मोटी सी दीवाल जो पानी को रोकने का काम करेगी ताकि ये यूज हो पाए, रीयूज हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे है सैलाइन एरिया जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर वगैरह डाल दिए जाते हैं, और उसके बाद स्वेलो डगवेल, एक छोटा सा कुआं बना दिया जाता है जिसमें पानी भरा रहता है, ज़रूरत पड़ने पे यहाँ से निकाल के पिया भी जा सकता है, और ये धीरे धीरे वाटर टेबल को भी नीचे मेंटेन करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था वाटर के मैनेजमेंट का। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। सो मस्त होके पढ़िए, कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।